अजीज़ तलबा तलबात, नेक्स्ट होमवर्क क्लास वर्क सेकंड वीक का है। इसका पहला कंप्यूटर क्लास 8 नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, नेम ऑफ सम वायरसेस आर NYB, एंटीसीड, कासीड, FRO, DO, Win95 and Zeast A, etc. What is antivirus? Antivirus is a program that detects, prevents, and takes action to deactivate and remove malicious programs. Question number 7. Explain different threats on the security of the computer. The attacks of viruses, worms, hacking, and stealing of data to the security of the computer. Adware is also a great threat to the computer security. Explain through which the security threats spread in computer viruses, worms, and adware spread in the computer by the way of email and use of USB in computer, while hackers can approach to the computer through internet and applications. So some types of एंटीवायरस की कुछ किस्में हैं, उनके नाम यहाँ पे हैं। एंटीवायरस होता क्या है? तो एंटीवायरस ऐसा प्रोग्राम है जो मैलिशियस जो फाइलें उनको डिटेक्ट करता है। साइंस क्लास 8. व्हाट इज़ द जनरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स? द नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स. It is responsible for coordination of action and response to external stimulus. What is the difference between a reflex action and voluntary action and a hormonal action? Reflection action और reflex action यहाँ पे है, ये reflex action लिखना है. Are involuntary actions like sneezing, coughing. Voluntary actions are the actions take place willingly as reading or writing. The response of hormonal glands in response to external and internal stimulus is called hormonal action. What is DNA? What is the function of DNA? The complex chemical that makes chromosomes is called DNA. It controls the development of the characteristics of organism. A. Which kind of cell division? Question number 8. That has the chromosomes number. B. Which kind of cell division is that make the body grow? Meiosis is a kind of cell division that has the chromosomes in number. Mitosis is the kind of cell division that a new cell like parent cell and make a body grow. तो ये एक साइंस का है जनरल स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन यानी दिमाग और हराम मगज़ पर मुश्तमिल होता है। इसके ज़िम्मे होता है कि ये जो एक्शन होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलंटरी एक्शन और हार्मोनल एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्नीजिंग है, जो अचानक कोई अमल होता है अनविलिंगली, अनवॉलंटरी, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे खांसना वगैरह, पढ़ना लिखना जो है वो वॉलंटरी एक्शन है। और हार्मोन का बनना जो है वो किसी स्टिमुलस की वजह से हार्मोनल एक्शन है। DNA एक केमिकल है जो कि क्रोमोसोम्स को डेवलप करता है किसी ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद सेल डिवीजन जो है वो मियोसिस में सेल डिवीजन के जो क्रोमोसोम्स हैं वो आधे हो जाते हैं। और माइटोसिस जो है वो एक सेल डिवीजन है जिसमें जो पेरेंट सेल है उस जैसे सेल बनते हैं, न्यू सेल बनते हैं और वो बॉडी को ग्रो करने में उसकी मदद देते हैं, यानी बॉडी को ग्रो करते हैं। तो इस तरह जो है वो यानी इंग्लिश क्लास 8 है। व्हाट काइंड ऑफ सुपर सरप्राइज दैट ग्रीटेड देम इन द लिविंग रूम? तो कौन सा सुपर सरप्राइज़ है जो उनको लिविंग रूम में मिला? इन द लिविंग रूम दे वर सुपर सरप्राइज बाय द 2 इन्विटेशन लेटर्स फॉर टूर टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का जो टूर है उसके 2 इन्विटेशन लेटर थे, वो बच्चों के लिए सुपर सरप्राइज थे। Pick out the expression in the text that tell us that children could not believe their eyes.
तो फाइट सेंटियागो टू पंटा अरेना, चिल डीप पंटा अरेना टू एंटार्कटिका, ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको देख के बच्चों को यकीन नहीं आ रहा था कि उनको इस किस्म के इनविटेशन मिले हैं। द नरेटर रेफर्स टू द एंटार्कटिका एज फेबल कॉन्टिनेंट, व्हाट आर द फेबल्स दैट चिल्ड्रन हैड हर्ड एंड रेड बिफोर दे गॉट दिस इनविटेशन। तो इनविटेशन से पहले कौन से नरेटर, कौन से जो है वो एंटार्कटिका और उसके जो कॉन्टिनेंट है, फेबल जो यानी तिलिस्माती कहानियाँ हैं, वो कौन सी थी। दे वर सरप्राइज दे नेवर विजिटेड, वो हैरान रह गए, उन्होंने कभी पहले विज़िट नहीं किया था। दे न्यू ओनली स्टोरी बुक्स एंड जियोग्राफी बुक्स, उन्होंने ये सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, जोग्राफिया की बुक में पढ़ा था। अबाउट द कंटिनेंट इट सेज फेबल कंटिनेंट, इसलिए इसको फेबल कंटिनेंट कहते हैं। वाई डू द एंटार्कटिका वाज नेम्ड टेरा इनकॉग्निटो, तो इसको एंटार्कटिका को टेरा इनकॉग्निटो क्यों कहते हैं, इनकॉग्निटो? बिकॉज नो वन नोज अबाउट दिस लैंड सो इट वाज गिवन द नेम ऑफ टेरा इनकॉग्निटो विच मीन्स अननोन वर्ल्ड। तो टेरा इनकॉग्निटो जो है वो उसका मतलब होता है ऐसी दुनिया जिसमें आपने पहले जिसके बारे में ना सुना है ना देखा है। तो चूँकि इस जो कंटिनेंट है इसके बारे में सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, इसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, इसलिए इसको टेरा इनकॉग्निटो का नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है यानी ऐसी दुनिया जो आपने पहले नहीं देखी है ना पहले कभी सुनी है। तो सेंटियागो पंटना और एंटार्कटिका और इस तरह के जो लेटर थे वो बच्चों के लिए बड़ी सरप्राइज़ का बायस थे। ये एक कंटिनेंट है जिसके बारे में ज़िक्र किया गया है। ये कंटिनेंट जो है वो यानी एक तिलिस्माती कंटिनेंट है जिसके बारे में कहानियाँ मशहूर हैं। तो इसलिए बच्चों को यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरह का कोई कंटिनेंट है और वहाँ उनको जाने का मौका मिलेगा या कोई उनको इनविटेशन देगा कि वो वहाँ पर जाएं। तो इसके अलावा चूँकि ये एक ऐसा कंटिनेंट है, ऐसा बर-ए-आज़म है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उसको टेरा इनकॉग्निटो का नाम दिया गया। कंप्यूटर क्लास 7 है। व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस एंड व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस एंड द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गेट सम आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। तो ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। उसके अलावा ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए किसी आउटपुट को देखा जाता है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। डिफाइन द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड नेम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसको डिफ़ाइन करें और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर विच कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसर LU एंड ALU, ऑल दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो प्रोसेसर LU और ALU पर मुश्तमिल होता है और ये सारे जो सिस्टम के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। LU लॉजिकल यूनिट होता है, ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है। तो ये जो है वो कंप्यूटर का जो ब्रेन सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स हैं। व्हाट इज़ द मेन इज़ यहाँ लिखना है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इज़ टू सॉल्व द अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एंड द लॉजिकल फंक्शन बिटवीन देम। तो ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसके अलावा उनको यानी उनके लॉजिक, उनके ट्रू फॉल्स या उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो सकती है या नहीं हो सकती उसके बारे में बताता है। तो ये लॉजिकल फंक्शन जो है उसका लॉजिकल फंक्शन किसी फंक्शन के ट्रू या फॉल्स होने पर जो है उसको ज़ाहिर करता है। तो हम जानते हैं कि CPU जो है वो उसमें एक प्रोसेसर होता है और लॉजिकल यूनिट होते हैं और ALU होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होते हैं। ये सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं। तो इनपुट हम जानते हैं कि किसी सिस्टम को जब कोई डेटा दिया जाता है उसके लिए इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस है, इसके ज़रिए कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है। जबकि आउटपुट के लिए मॉनिटर, प्रिंटर और जो स्पीकर हैं वो एज ए मेन जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके नाम हैं। इनके ज़रिए हम कंप्यूटर को जो दिया गया डेटा है उसकी जो फंक्शन होते हैं और उसका जो काम होता है उसको ज़ाहिर करने के लिए ज़ाहिर होने के लिए जो वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे तमाम डिवाइसेस जिनसे कोई डेटा ज़ाहिर किया जाता है उसे आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं और जिनके ज़रिए कंप्यूटर को डेटा दाखिल किया जाता है या कंप्यूटर को कोई हदायत दी जाती हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। SST क्लास 8 हाउ डिड द ब्रिटिश ट्रीट द लास्ट मुगल एम्पर एंड वाई। तो ब्रिटिश जो है उन्होंने मुगल एम्पायर को
कैसे जो वो ट्रीट किया, उसके साथ क्या सलूक किया अंग्रेज़ों ने और क्यों किया। तो ब्रिटिश ट्रीटेड इट हिम विद क्रूअल्टी, ब्रिटिश जो है वो उन्होंने उसको बड़ी ज़ालिमाना सलूक किया। ही वाज सेंट टू द एक्साइल एंड वाज नॉट इवन टू बी बेरिड इन हिज ओन कंट्री, तो उन्होंने उसको जिलावतन किया और उसको अपने मुल्क में भी दफन नहीं होने दिया। मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स ट्रेट्स ऑफ मराठास, how did these qualities, number one, help the Marathas become strong, bring about the downfall of the Marathas? The furious warring nature of Marathas makes them strong, क्योंकि मराठा जो है वो बहुत लड़ाका फितरत के मामल थे, इसलिए वो बहुत मजबूत होते गए अपनी लड़ाका फितरत की वजह से। वो देवर ब्रेव एंड क्लेवर आल्सो, वो बहुत बहादुर और चालाक भी थे। दे डिड नॉट ब्रिंग एनी रिफॉर्म्स, उन्होंने कोई रिफॉर्म नहीं किए हैं, कोई सलाह नाफज नहीं किए। दे रूल फॉर किलिंग एंड लूटिंग, उन्होंने जो है वो लोगों को मारने और लूटने के लिए हुकूमत हासिल की थी। दे डिक्लेयर वार अगेंस्ट अफ़गानीज, उन्होंने अफ़गानिस्तान अफ़गानियों के ख़िलाफ़ जो है जंग का ऐलान किया। देवर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल दीज ब्रॉड दे डाउनफॉल, उनके अंदरूनी जो इख्तलाफात थे उसकी वजह से उनका जवाल हुआ। What do you think would happen if Jahangir had not alienated the Sikhs? Because the Jahangir, this behavior, Sikh became the threat for Muslims, and they started conspire against Jahangir. They carried on and caused the downfall of Mughals. तो जहांगीर ने जो है वो यानी उसकी क्या गलतियाँ थी जिसकी वजह से सिख उसके लिए ख़तरा बने। तो जहांगीर ने उनका सख्ती से उनके साथ जो वो यानी सख्ती से उनके हुकूमत नहीं की है। तो वो जो है उन्होंने जहांगीर के ख़िलाफ़ साजिशें की, जिसकी वजह से जहांगीर की हुकूमत ख़त्म हो गई। वो वर द फर्स्ट यूरोपियन टू इंटर इंडिया, पहले यूरोपियन कौन से थे जो इंडिया में आए? पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन ऑन हु इंटर्ड इंडिया फॉर ट्रेड एंड इवन विद द इंटेंशन टू रूल ओवर इंडिया। तो पोर्टुगीज जो है वो पहली कौम थी, यूरोपियन थे जो बर सगीर में दाखिल हुए और उनका इरादा जो था वो उनका इरादा जो है वो तजारत के साथ साथ हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना था। तो उन्होंने इसी वजह से जो है वो यानी उन्होंने हुकूमत भी की और यहाँ पे जो इंडिया ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तो ये चंद चीज़ें हैं, ये हिस्ट्री की चीज़ें हैं जिनमें बाद जो सबसे पहले मुग़ल एम्पर जो है वो उसको जिला वतन कर दिया गया और उसको अपने वतन में दफन नहीं होने दिया गया। इसके बारे में बहादुर शाह ज़फ़र का शेर भी है कि दो गज जगह न मिली कोई यार में। साइंस क्लास 7 डिस्क्राइब द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो फूल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके नाम बताएं, मेल और फीमेल। द एंडोसियम इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, फिलामेंट, एंथर एंड पोलन सेक्स। तो एंडोसियम जो है वो फीमेल मेल पार्ट है फूल का और इसमें स्टेमन, फिलामेंट, एंथर और पोलन सेक्स होते हैं। दी जेनोसियम इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ कार्पल, ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो जेनोसियम जो है वो फीमेल पार्ट है, इसमें कार्पल, ओवरी, ओव्यूल और स्टाइल और स्टिग्मा शामिल होते हैं। व्हाट इज स्केलेटन? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटन फाउंड इन एनिमल्स? स्केलेटन या हड्डियों का ढांचा क्या होता है और इसकी कितनी किस्में हैं जानवरों में? द हार्ड मटेरियल विच सपोर्ट्स एंड गिव्स शेप टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड स्केलेटन। सख्त किस्म का जो मटेरियल है जिससे ढांचा बनता है, जो किसी जिस्म को एक शक्ल देता है, उसे स्केलेटन कहते हैं। डिफाइन रेस्पायरेशन, क्वेश्चन नंबर 7 है। रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट द गैसेज इन नेचर टू गेट एनर्जी फ्राम द फूड। तो रेस्पायरेशन एक अमल है जिसमें गैसें जो है वो उनको ब्रीद इन किया यानी सांस के जरिए गैसें अंदर ले जाई जाती हैं और फिर वो जो गैसेज हैं वो खारिज की जाती है और इस अमल के दौरान जिस्म को एनर्जी मिलती है। व्हाट गैस इज़ नीडेड फॉर रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन के लिए कौन सी गैस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन गैस इज़ नीडेड फॉर ह्यूमन बींग्स फॉर रेस्पायरेशन। तो इंसानों के जो सांस लेने के लिए जो इस गैस की ज़रूरत होती है उसका नाम ऑक्सीजन है। यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी के बगैर इंसान सांस नहीं ले सकते हैं और अगर इंसानों की बका के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। और रेस्पायरेशन जो है वो अमले तनफ़ुस कहलाता है। अमले तनफ़ुस में सांस जो हम गैस अंदर ले जाते हैं वो ऑक्सीजन होती है इंसान, और जो गैस बाहर उनके नथनों से या मुँह से निकलती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसको पौधे बतौर रेस्पायरेशन इस्तेमाल करते हैं। स्केलेटन जो है वो हड्डियों के ढांचे को कहते हैं। ये एक सख्त किस्म का जो मटेरियल होता है उससे बने हुए होते हैं और ये किसी जिस्म को एक शक्ल देते हैं। उसके अलावा मेल और फीमेल पार्ट का यहाँ पर जिक्र है। तो एंडोसियम और जेनोसियम जो है वो ये दो मेल और फीमेल पार्ट हैं जिनकी वजह से जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, यानी फूल जैसा दूसरा फूल बनता है और उससे जो है वो नया पौधा
जन्म लेता है। तो इस तरह से ये जो है नए पौधे का बनना किसी फूल से और उसके अमल से ये जो वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो जिन अज़ा की रिप्रोडक्शन होती है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। इंग्लिश क्लास 7 हु वाज द ओल्डेस्ट अमंग द चिल्ड्रन एंड हु वाज द यंगेस्ट, हाउ कैन यू टेल? द मैग वाज द एल्डेस्ट एंड माइन वाज द यंगेस्ट, आई गेस्ड इट फ्रॉम द टॉक ऑफ देम व्हेन प्लेइंग रोल ऑफ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो इन्हीं बच्चों में सबसे बड़ा कौन सा था और सबसे छोटा कौन सा था, आपको कैसे पता चलेगा? तो मैग और जो है वो सबसे बड़ा था और माइन सबसे छोटा था। और ये उनकी गुफ्तगू से जब वो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस खेल में अपने किरदार अदा कर रहे थे वहाँ से अंदाज़ा होता है कि बड़ा कौन सा था और छोटा कौन सा था। वेल्थ एंड स्टेटस डू नॉट मैटर हियर, वाई डज द राइटर से दिस, व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट? तो वेल्थ जो है वो उसका यहाँ कोई किरदार नहीं है। राइटर ऐसा क्यों कहता है, वो किस चीज़ के मतलब ये बात कर रहा है? इट वॉज द प्रेयर ऑफ मुस्लिम ईद एंड रिच एंड पुअर से द प्रेयर एट द सेम टाइम, सेम स्पेस एंड सेम मास, सो मनी एंड स्टेटस डू नॉट मैटर हियर। तो ये राइटर इसलिए कहता है कि मुसलमानों की जब ईद की नमाज़ होती है तो वहाँ पे अमीर और गरीब, बड़ा और छोटा सारे एक ही जगह पर एक ही मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। इसलिए यहाँ पैसे वाला और गरीब है उसका कोई किरदार नहीं रहता, सारे बराबर हो जाते हैं। One fall and they will break. Who say this? What is the referring to? Why does he say this? तो जैसे ही वो गिर जाएंगे तो सारे टूट जाएंगे, वो ऐसा क्यों कहता है और किस चीज़ के मतलब कह रहा है? आमिद वांट्स टू से दैट इफ़ द टॉयज फेल, गल नहीं है, गाल नहीं है, फाल है, दे विल ब्रेक, तो जो बर्तन हैं वो टूट जाते हैं, टॉयज़ खिलौने जो मिट्टी के वो टूट जाते हैं। इसलिए वो ऐसा कहता है, इसे सो टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिकॉज ही कुड नॉट बाय द टॉयज़, वो टॉयज़ ख़रीद नहीं सकता है इसलिए वो ऐसा कहता है। वाई डज हामिद स्टॉप एट द हार्डवेयर शॉप? तो हामिद हार्डवेयर शॉप पे क्यों रुकता है? ही स्टॉप्स एट द हार्डवेयर शॉप टू बाय द टोंग्स फॉर हर मदर। तो वो यहाँ पे जो है वो चिमटा ख़रीदने के लिए अपनी वालदा के लिए उसके हार्डवेयर शॉप पे रुकता है। तो यहाँ पे टॉयज़ का जो जिक्र है, यानी वो मिट्टी के खिलौने हैं और एक बच्चा उनको ख़रीदने की इस्तिताअत नहीं रखता है, तो वो फिर ख़ुद को मुतमईन करने के लिए कहता है कि ये जो टॉयज़ हैं ये गिर कर टूट जाते हैं, इसलिए मैं ये नहीं ख़रीदूँगा। दूसरा यहाँ पे एक ख़ास किस्म की कुर्बानी है कि वो बच्चा एक ख़ास कुर्बानी देता है और बजाय अपने खिलौने ख़रीदने के अपनी वालदा के लिए चिमटा ख़रीदता है, क्योंकि वो आग को जब वो पलटती है तो उस दौरान उसके हाथ जल जाते हैं और जब वो पकाती है तो उस वक्त भी उसके हाथ जल जाते हैं, इसलिए वो चिमटा ख़रीदता है। तो बच्चा जो है इसकी एक ख़ास कुर्बानी देता है, वो अपनी वालदा से मोहब्बत करता है और वो जो हार्डवेयर शॉप पे बजाय खिलौने ख़रीदने के रुक कर जो वालदा के लिए चिमटा लेता है। कंप्यूटर क्लास 6 क्वेश्चन W फालतू है। व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या किरदार है? द फंक्शन ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इज़ टू सॉल्व द अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एंड लॉजिकल फंक्शन बिटवीन देम। तो जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो जो अरिथमेटिक यानी रियाजी के जो मसाइल हैं जमा तफरीक के उनको हल करता है, और लॉजिकल यूनिट जो है उनके दरमियान एक लॉजिक का रिश्ता कायम करता है, यानी उनके ट्रू और फॉल्स, सही और गलत होने पर जो उनकी वजाहत करता है। राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर के इस्तेमाल के 5 फ़वाइद बताएं। बाय द यूज़ ऑफ कंप्यूटर वी कैन नंबर 1 इम्प्रूव वर्क स्पीड, नंबर 2 लर्न क्विकली, नंबर 3 वर्क एक्यूरेटली, नंबर 4 वर्क मोर ऑन लिटिल स्पेस, नंबर 5 वर्क इफ़ेक्टिवली। तो कंप्यूटर के इस्तेमाल का जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि हमारी स्पीड बढ़ जाती है काम करने की, हम ज़्यादा तेज़ी से सीख सकते हैं और हमारा जो काम होता है वो दुरुस्त तरीके से होता है और हम वो थोड़ी सी जगह पर जो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं और हमारा काम जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। व्हाट इज़ हार्डवेयर? राइट द नेम्स ऑफ 5 हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर क्या है और इसके 5 हार्डवेयर हैं उनका नाम लिखें। हार्डवेयर इज़ द फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, स्लॉट्स एंड कार्ड्स आर द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर जो है वो फिज़िकल पार्ट होते हैं, यानी फिज़िकल पार्ट वो होते हैं जिनको हम छू कर महसूस कर सकते हैं और हमें नज़र आते हैं, जिनमें मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, स्लॉट्स हैं और इसके अलावा कार्ड्स हैं, ये हार्डवेयर कहलाते हैं कंप्यूटर के। राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग की ऑन कीबोर्ड पर जो दर्ज झैल कीज़ हैं उनका फंक्शन बताएं, उनका अमल क्या है। टैब जो है वो स्पेस देने के लिए इस्तेमाल होता है, टू गिव स्पेस। एस्केप टू स्टॉप द फंक्शन, किसी फंक्शन को रोकने के लिए किसी अमल को एस्केप इस्तेमाल होता है। इंटर टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, इंटर जो की है उससे हम अगले स्टेप पर जाते हैं। शिफ्ट टू चेंज द बेसिक फंक्शन,
जब हम शिफ्ट दबाते हैं तो जो कंप्यूटर की जो कीज़ हैं उनका बेसिक फंक्शन तब्दील हो जाता है। उसके बाद 5 कैप लॉक राइट ऑल इन कैपिटल। तो अगर हम सारी इबारत जो है वो बड़े अल्फाज में कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कैप लॉक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल यूनिट का जिक्र है कि वो ट्रू और फाल्स की शक्ल में जो वो रियाजी के मसाइल को हल करके उनको लॉजिकल फंक्शन में तब्दील करता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो हमें हमारी स्पीड को बढ़ाता है और हम ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं, हमारा काम सही होता है और हम थोड़ी जगह पर ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो हार्डवेयर जो है वो फिज़िकल पार्ट होते हैं, यानी सख्त हिस्से जिनको नज़र आते हैं वो फिज़िकल पार्ट कहलाते हैं, और जो हमें नज़र नहीं आते हैं वो, जो हमें नज़र तो आते हैं लेकिन उन्हें महसूस नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। SST क्लास 7 व्हाट क्वालिटीज़ हेल्प महमूद स्ट्रेंथन मुस्लिम रूल इन इंडिया। कौन सी क्वालिटीज़ थी जिनकी वजह से महमूद ने मुसलमानों के जो हुकूमत है उसको इंडिया में मजबूत किया। महमूद वाज स्टाउट रूलर, महमूद सख्त मजाज इंसान था। ही वाज फियरलेस लीडर, वो बेखौफ रहनुमा था। ही हैड ग्रेट विजडम, उसमें बड़ी अकल थी। ही वाज अगेंस्ट द क्रीड एंड कास्ट सिस्टम, वो ज़ात पात के निज़ाम के ख़िलाफ़ था। ही वाज वेरी हम्बल, वो बहुत आजिज़ था। ही ऑफर्ड प्रेयर स्टैंडिंग विथ हिज स्लेव अयाज, और वो अयाज के साथ खड़े होकर जो वो नमाज अदा करता था। तो एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। इसी के मतलब शेर है, वाई डिड महमूद इन्वेड इंडिया, महमूद ने इंडिया पर क्यों हमला किया। गजनवी रूलर बहराम शाह किल्ड 2 गोरी ब्रदर्स, बहराम शाह ने 2 गोरी भाइयों को मार दिया था। द थर्ड ब्रदर टुक रेवेंज ऑफ हिज ब्रदर एंड टुक ओवर द गजनवी एम्पायर, तो तीसरे भाई ने उनका बदला लेने के लिए गजनवी जो हुकूमत है उस पर कब्ज़ा किया और उनसे हुकूमत छीन ली। हाउ डिड गोरी रूल बिगेन इन गजनी, गजनी में गोरी हुकूमत कैसे जो है वो शुरू हुई। गजनी रूलर बहराम शाह किल्ड 2 गोरी ब्रदर्स, द थर्ड ब्रदर टुक रेवेंज ऑफ हिज ब्रदर्स एंड टुक ओवर द गजनवी एम्पायर एंड दस द गोरी रूल स्टार्टेड ओवर इंडिया। तो बहराम शाह ने 2 भाइयों को मार दिया था और तीसरे भाई ने उनका बदला लेने के लिए गजनवी की एम्पायर को जो है वो उस पर कब्ज़ा कर लिया। इस तरह गोरी जो है वो हुकूमत का आगाज़ हुआ इंडिया में। वह हुआ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कौन था। पृथ्वीराज हिंदू राजा था। ही वाज रूलर ऑफ अजमेर एंड दिल्ली। अजमेर और दिल्ली का कौन था। ही डिफीटेड दी शहाबुद्दीन गौरी इन द बैटल ऑफ तारेन नियर लाहौर फर्स्ट टाइम, और उसने तारेन लाहौर के नज़दीक जो तारेन है वहाँ पे शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त दी थी। तो इस तरह से पृथ्वीराज जो है वो हुक्मरान बन गया था अजमेर और दिल्ली का। तो ये जो गजनवी रूल है उसके बारे में है कि गजनी में कैसे शुरू हुआ और महमूद ने क्यों जो वो हिंदुस्तान पर हमला किया। तो उसकी वजह ये थी कि 2 भाइयों ने, बहराम शाह ने 2 भाइयों को कत्ल कर दिया था। उसका बदला लेने के लिए फिर जो वो उसके तीसरे भाई महमूद ने गजनी पर जो वो गजनी की हुकूमत पर कब्ज़ा किया था और हिंदुस्तान पर जो वो यानी अपनी जो गौरी हुकूमत है उसका क़याम किया था। महमूद की क्वालिटीज़ क्या थी। तो किसी भी लीडर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो महमूद में मौजूद थी। वो बेखौफ था और सख्त मिजाज भी था, उसमें अक्लमंदी भी थी और वो ज़ात और पात के निज़ाम के ख़िलाफ़ था, हम्बल भी था। तो साइंस क्लास 6 डिफाइन दी फॉलोइंग सेल टिश्यूज़ ऑर्गन सिस्टम। सेल और टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की वजाहत करें। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग विद विच ऑल एनिमल्स बिगिंस आर मेड। जितने ह्यूमन बींग्स हैं, जितने लिविंग बींग्स हैं वो सेल से बनते हैं। ये सबसे छोटी इकाई होती है। सेल कैन फी रिप्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग। सेल कैन फील, ये FEEL फील है। सेल जो है वो फील भी कर सकता है, रिप्रोड्यूस भी कर सकता है और अपने इर्द गिर्द के माहौल को रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, उसका जवाब भी दे सकता है। डिस्क्राइब हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स हैं उनमें जो मादे हैं उनकी जो नकलो हरकत है वो कैसे होती है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द सिस्टम ऑफ ट्यूब के सिस्टम के ज़रिए जो मादे हैं, जो ग़ज़ा है, खुराक है, वो पौधे में और पानी जो वो हरकत करता है। इट इज़ कॉल्ड द वेस्कुलर सिस्टम, इसको वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। वेस्कुलर व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन। वाई ट्रांसपायरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। ट्रांसपायरेशन क्या है, ये पौधों में क्यों है। द लॉस ऑफ वाटर in leaves by the stomata is called transpiration. It is the base of all material and water to flow from the roots to the top of every part of plant। तो ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा के ज़रिए पानी का अखराज है और इसी की वजह से जो खुराक है वो और पानी जड़ों से
पत्तों की तरफ जाता है। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, नेम द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन क्या है, यानी अमले तनफ़ुस क्या है, इंसान के अमले तनफ़ुस के सिस्टम के जो है वो हिस्से बताएं। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट ऑफ द गैसेज इन नेचर टू गेट एनर्जी फ्राम द फूड। तो रेस्पिरेशन जो है वो खुराक के ज़रिए एनर्जी हासिल करने के लिए जो गैसेस का ब्रीद इन यानी सांस के ज़रिए अंदर जाना और उनके ज़रिए बाहर आना है, ये जो सारा अमल है वो रेस्पिरेशन कहलाता है। ये जो इंसानी जिस्म की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो उसके नथरे नॉस्ट्रेल हैं, नथरे हैं, उसके अलावा उसके लंग्स हैं यानी फेफड़े हैं, और उसके बाद जो है वो विंड पाइप है, और उसकी जो एयर सैक्स हैं जो कि फेफड़ों के अंदर मौजूद होती हैं, ये इन पर मुश्तमिल होता है। इन्हीं के ज़रिए गैसों का तबादला होता है और ऑक्सीजन गैस इंसान अंदर ले जाता है और उसके जो एयर सैक्स हैं उनमें जाकर इनका तबादला होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से इकट्ठी होती है और वो फिर जो वो एक कुदरती अमल के ज़रिए खारिज हो जाती है। तो ये सारा अमल जो वो रेस्पिरेशन कहलाता है। तो यहाँ पे दो इस्तिलाहात हैं, एक ट्रांसपायरेशन है। ट्रांसपायरेशन जो है वो पौधे में खुराक का जाना ऊपर की तरफ है, रेस्पिरेशन में सांस लेना है। इंग्लिश क्लास 6 है। व्हेन आंट मेबल सा द फ्रॉग इन द पॉट हाउ डिड शी रिएक्ट, डू यू थिंक शी वाज जस्ट बीइंग सिली। तो आंट मेबल ने जब उसमें पॉट में जो फ्रॉग्स देखी यानी मेंढक देखे तो उसका रिएक्शन क्या था, तो क्या वो उसका जो रिएक्शन था वो सिली था। शी स्क्रीम्ड लाउडली टू मेक एवरीवन टू रन टू हर, वो ज़ोर से चीखी ताकि हर कोई उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। वी कांट से इट सिली एज सम पीपल हैव सम फ्राइट विद इंसेक्ट। तो कुछ जो इंसान होते हैं उनको जो इस तरह के जो जानदार होते हैं उनसे खौफ पाया जाता है, इसलिए उसका चीखना जो है वो कोई सिली या बेवकूफ़ाना अमल नहीं था। पिक आउट 3 सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी दैट यू थिंक आर फनी। 3 सेंटेंसेस बताएं जो कि आप फ़नी महसूस होते हैं। I would be safe in zoo as my brother is superintendent is funny one, and how a man can be in a zoo। तो मैं ज़ू में हूँ तो वहाँ महफूज हूँ क्योंकि वहाँ मेरा भाई सुपरिटेंडेंट है। ये एक फ़नी स्टेटमेंट है कि एक इंसान कैसे जो है वो फ़नी हो सकता है, कैसे महफूज हो सकता है ज़ू में, या कैसे ज़ू में हो सकता है। डू यू थिंक आर्टमेबल इज़ एन ऑड पर्सन, थिंक ऑफ 5 वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर। तो क्या आर्टमेबल जो वो ऑड पर्सन है, 5 अल्फाज चुने जो उसके बारे में बयान करते हैं। नो शी वाज नॉट ऑड एनीवे, वो ऑड नहीं थी। द पीपल विद दैट एज रिएक्ट द सेम, इस उम्र के लोग जो है वो इसी तरह रिएक्ट करते हैं। देयर इज़ नथिंग ऑड आई थिंक, तो मेरे ख्याल में ये कोई अजीब बात नहीं है। इन पैराग्राफ 1 द राइटर सेज आई एम सॉरी दैट I ever paid any attention to the footsteps. Why does the writer say so? Give 2 reasons from the paragraph. पैराग्राफ में जो है वो एक राइटर कहता है कि मैंने फुटस्टेप पे गौर नहीं किया है, तो ऐसा क्यों कहता है। दी ही से सो बिकॉज इट वाज ऑल फर्स्ट बिकॉज ऑफ इज़ पेइंग अटेंशन टू द फुटस्टेप्स। चूँकि वो फुटस्टेप को उसने जहन में बैठा लिया था तो इसके मतलब ज़्यादा मशहूर था, ज़्यादा शोर शराबा था, इसलिए वह ऐसा कहता है। इफ़ ही हैड नॉट पेड अटेंशन एंड टोल्ड अदर सच ऑल वुड नॉट हैपन। अगर वो इस पे ज़्यादा जहन में इस बातों को ना बैठाता तो उसको इस तरह का रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। यानी ये एक किस्म का खौफ और डर होता है। जिस तरह आप छोटे बच्चों को कहते हैं कि जो आओ या बाओ या जो भी है वो आपको उनको डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। लेकिन जब इन चीज़ों को दोहराया जाता है वो बच्चों के जहन में बैठ जाती हैं तो उसकी वजह से उनमें एक डर बैठ जाता है। तो जो आंट मेबल है वो चूँकि रिएक्ट करती है, मेंढक को देख के चीखती है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या उसका जो बिहेवियर है वो सिली वन था, तो वो सिली वन नहीं था। इंग्लिश क्लास 5 विच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वाज द लीस्ट फेवरेट। FAVOU वी नहीं लिखा हुआ, वी लिखना है। आप द ग्रेड 5 इंफॉर्मेशन ग्रेड 5 के लिए कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो लीस्ट फेवरेट थी। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स वर ऑफ द ग्रेट इंफॉर्मेशन फॉर ग्रेड 5। ग्रेड 5 है, ग्रेड GRADE ग्रेड 5 है, ग्रेड 5 नहीं है, तो इसको आपने ग्रेड लिखना है। जो किताबों में जो इन्फॉर्मेशन थी वो बड़ी अहम थी ग्रेड 5 के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जो ग्रेड 5 के बच्चों के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन अहम है, तो किताबों में जो इन्फॉर्मेशन थी वो उनके लिए बड़ी अहम थी चूँकि उनकी रसाई किताबों तक थी। विच सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन वाज द मोस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो कौन से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे जो है वो इंसार करते हैं। दे आल गॉट द इंफॉर्मेशन फ्राम द बुक्स मोस्ट बेनिफिशियल एंड यूज़फुल फॉर देम। तो किताबें पढ़कर जो बच्चों को ग्रेड 5 के जो बच्चे होते हैं उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़्यादा मुफीद होती है।
चूँकि किताबों में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। विच सर्च इंजन विल यू यूज़, तो आप कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल करेंगे? आई विल यूज़ गूगल क्रोम फॉर सर्चिंग एंड सर्फिंग ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करने के लिए सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है, यानी जहाँ पे आप इंटरनेट पे कोई मालूमात लेते हैं उसे सर्च इंजन कहते हैं। तो गूगल क्रोम जो है वो बड़ा बेहतरीन किस्म का, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंटरनेट की सर्चिंग और सर्फिंग के लिए जो है वो सबसे बेहतरीन सर्च इंजन है। वाट की वर्ड्स विल यू टाइप इन ऑर्डर टू फाइंड द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड। तो अगर आपने कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कौन सी कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे? द इन्फॉर्मेशन इज लिंक टू द सर्टन कीवर्ड, आई शैल यूज़ इट फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन की सर्चिंग के लिए उन कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कीवर्ड जो वो इस्तेमाल होते हैं हर उस यानी इन्फॉर्मेशन को लिंक किया जाता है ख़ास किस्म के कीवर्ड के साथ। तो जिस किस्म की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हम उसी किस्म के कीवर्ड को जो वो इस्तेमाल करेंगे, तब जाके हमें सॉरी तब जाके हमें उसी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल होंगी। तो कीवर्ड जो है वो एक ख़ास किस्म के वर्ड होते हैं, उन ख़ास किस्म के वर्ड को इस्तेमाल करते हुए ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन जो वो हासिल की जाती है। तो बेहतरीन जो किताबें जो है यहाँ पे जो सबसे अहम बात यह है कि किताबें बेहतरीन इंफॉर्मेशन का ज़रिया हैं, और ग्रेड 5 हो या ग्रेड 4 हो या जो बच्चे हैं उनके लिए किताबों बड़ी अहम होती हैं। उसके अलावा जो दूसरा इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो है सर्च इंजन या इंटरनेट। तो इंटरनेट और सर्च इंजन के ज़रिए हम बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 5 के जो बच्चे हैं उनके लिए बेहतरीन किस्म की इंफॉर्मेशन जो वो किताबों से उनको मिलती है, और वही उनके लिए बेहतरीन सोर्स है। SST क्लास 6, वाई डू वी बिलीव दैट पीपल ऑफ इंडस डिड नॉट फाइट एनी वार। तो 6 क्लास की जो SST है वो उनके लिए यानी इंडस, उनको कैसे अंदाज़ा हुआ, कैसे हमें यकीन हो गया कि जो इंडस वैली, जो इंडस है, जो सिंध के जो इलाका है उसमें जो रहने वाले लोग थे वो आपस में यानी उन्होंने जंगें नहीं लड़ी हैं, बिकॉज नो वेपन्स और साइन ऑफ वेपन आर यूज ऑफ इट फाउंड इन दी रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। उस वक्त की जो इंडस वैली सोसाइटी थी वहाँ पे हमें किसी किस्म के हथियार या उनके निशान या उनके इस्तेमाल के मतलब कोई मालूमात हासिल नहीं हो रही हैं, इसलिए हमें यकीन है कि वो लोग जो वो पुरअमन रहते थे और आपस में लड़ते झगड़ते नहीं थे, उनमें जंगें नहीं होती थी। What two question about this civilization remain unanswered to date। आज तक कौन से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक हासिल नहीं हो सका है। वेयर दैट सिविलाइजेशन हैड गॉन, कि ये सिविलाइजेशन पहले मौजूद थी तो कहाँ चली गई है। वाई दैट सिविलाइजेशन हैड नॉट रिवाइव टू द नेक्स्ट सिविलाइजेशन, और ये सिविलाइजेशन या ये जो तहज़ीब है ये नई तहज़ीब में तब्दील कोई नहीं हुई है, उसकी ये जो क्वेश्चन है। और ये सिविलाइजेशन जो है ये तहज़ीब गई कहाँ पे है, यहाँ के रहने वाले लोग कहाँ गए, ये वो ऐसे क्वेश्चन है जिनका अभी तक जवाब नहीं मिल सका है। राइट व्हाट यू नो अबाउट द आर्यन्स, आर्यन के मतलब आप क्या जानते हैं। दे इंटर फ्राम द माउंटेन नियर रशिया, वो रूस के रशिया के नज़दीक पहाड़ियाँ हैं वहाँ से दाखिल हुए। दे फॉलोड देयर ओन वेज ऑफ लाइफ, उनकी ज़िंदगी गुजारने के अपने तरीके थे। दे आर नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर, तो वो उनका ज़राइत का कोई तस्वर नहीं था। दे आर स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीव्स, वो अंतहाई मजहबी किस्म के सख्त किस्म के मजहबी लोग थे। ये आर्यन की कुछ खूबियाँ हैं। वाई डू वी हाउ डू वी नो अबाउट द आर्यन, हमें आर्यन के मतलब कैसे पता चलता है। देयर आर नो साइंस ऑफ देयर सिविलाइजेशन लेफ्ट फ्राम विच we can know about them, it is only their religious literature वेदास दैट टेल्स अस अबाउट देम। तो ये सिर्फ उनका जो मजहबी लिटरेचर है उसी के ज़रिए हमें पता चलता है कि आर्यन जो है वो किस तरह के लोग थे और वो कैसे रहते थे और वो कहाँ पर रहते थे। उनकी मतलब जो मुख्तलिफ क्वेश्चन है उनका हमें कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा है। तो जो क्वेश्चन है कौन से क्वेश्चन है, ये सिविलाइजेशन जो है वो एक तहज़ीब थी इंडस वैली की, वो कहाँ गई, वो कैसे ख़त्म हो गई है, इसके मतलब हमें मालूमात हासिल नहीं हो सकी हैं। आज तक ये सवाल जो है वो इनका जवाब हमें नहीं मिल सका है। और इंडस पीपल जो है वो लड़ते क्यों नहीं थे, चूँकि हथियारों का कोई आसार हमें नहीं मिलते हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि वो उनके आपस में लड़ाई नहीं होती। SST क्लास 5 आज़ादी इज़हार की अहमियत बयान करें। इस सवाल है, इसका जवाब है इससे लोगों को अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाने की इजाज़त मिलती है, वो अपने मसाइल बयान कर सकते हैं। और अगला सवाल है कि झगड़े और इख्तलाफात को निपटाने का कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए। गुफ्तगू और मुज़ाकरात को अहमियत दी जाए। दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर झगड़े और इख्तलाफात को ख़त्म कर सकते हैं। आदाब क्यों ज़रूरी हैं, ऐसे आदाब लिखें जिन पर आप अमल करते हैं, कहते नहीं हैं करते हैं। आदाब हमारी ज़िंदगी को आसान और पुरसकून बनाते हैं।
हम दर्ज झैल आदाब पर अमल करते हैं। नंबर 1, हम वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हैं, नहीं रखते हैं। हम कतार में अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, दाल है और 2 आंखों वाली है के साथ धोते हैं, लिखा जाएगा। और कौम परस्ती की तारीफ़ करें तो कौम परस्ती से मुराद वो वालियाना जज्बात हैं जिनका इज़हार किसी मुल्क के शहरी अपनी कौम और मुल्क से मोहब्बत का सबूत देने के लिए करते हैं। तो ये SST के कुछ क्वेश्चन हैं। आज़ादी इज़हार की अहमियत बयान करें तो आज़ादी इज़हार जो है उसकी अहमियत ये है कि इससे लोग एक दूसरे से अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं और अपने मसाइल बयान कर सकते हैं। अगर आज़ादी को छीन लिया जाए तो लोगों के मसाइल जो हैं वो फिर दूसरों तक नहीं पहुंच सकते और उनका हल नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे झगड़े और इख्तलाफात को निपटाने का कौन सा तरीक़ाकार है? तो झगड़े और इख्तलाफात, चूँकि झगड़ा और इख्तलाफ तो कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए उनको निपटाने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो है गुफ्तगू और मुज़ाकरात को अहमियत दी जाए। यानी गुफ्तगू और मुज़ाकरात के ज़रिए हम किसी भी मसले का हल तलाश कर सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा अफराद मिलकर झगड़े और इख्तलाफात को ख़त्म कर सकते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा अफराद मिलकर बैठेंगे, आपस में गुफ्तगू और मुज़ाकरात को अहमियत देंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, तो इस तरह से फिर झगड़े और इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं। तो आदाब क्यों ज़रूरी हैं और हम कौन से आदाब पर अमल करते हैं? तो आदाब हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, पुरसकून बनाते हैं। आदाब के बगैर ज़िंदगी जो है वो पुरसकून और बाअमल नहीं हो सकती है। इनमें सबसे जो अहम अदब है वो है कि वक्त की पाबंदी करना। हमें भी चाहिए कि हम वक्त की पाबंदी करें और वक्त का ख्याल रखें। और उसके अलावा अगर हमें कहीं पर यानी बहुत से लोगों का इकट्ठे किसी काम की ज़रूरत पड़े तो हमें कतार में अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। और खाना खाने से पहले हाथ धोना जो है वो सुन्नत भी है और इसको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, इस पर हमें अमल करना चाहिए। अब कौम परस्ती क्या है? तो कौम परस्ती जो है वो एक वालियाना जज्बात है, मोहब्बत का इज़हार है। साइंस क्लास 5 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म? डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन देयर हैबिटेट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है दुनिया में? यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टर्म है उससे आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन देयर हैबिटेट, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं इसके बारे में वज़ाहिद करें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा जानदार है। इट में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये एक सेल पे मुश्तमिल हो सकते हैं या एक सेल से ज़्यादा पर मुश्तमिल हो सकते हैं। दे आर लिविंग एंड नीड फूड एंड एयर टू ग्रो एंड लिव। तो उनको जो है वो खुराक और हवा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए और पलने बढ़ने के लिए। नेम सम डिजीज़ काजिंग जर्म्स विद एग्जांपल। कुछ बीमारियां हैं जो जरासीम से फैलती हैं तो उनके बारे में मिसाल दें तो कॉलरा, टाइफाइड काजिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस काज कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीज़ल्स, पोलियो। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें कॉलरा, हैज़ा, टाइफाइड है और ये बैक्टीरिया से पैदा होते हैं, जबकि जो वायरस हैं उनसे इन्फ्लुएंजा, मीज़ल्स, खसरा और पोलियो ये बीमारियां लगती हैं। दीज आर डिजीज़ आर काज बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ये वो बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया और वायरस से पैदा होती हैं। और नॉन मेनली एज जर्म्स, और हम वायरस और बैक्टीरिया को जो वो जर्म यानी जर्नल स्टैंडर्ड में उनको जर्म का नाम दिया जाता है। लिस्ट एट लीस्ट 3 मेजर्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीज़। 3 हिफाजती इकदाम हैं जिन पर अमल करके हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो वो कौन से हैं? नंबर 1, वाश योर हैंड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग। तो सब्जियों को सबसे पहले हाथों को धोना चाहिए, उसके अलावा फलों और सब्जियों को धोकर इस्तेमाल करना चाहिए, धोकर खाना चाहिए। वाश योर हैंड्स बिफोर यूजिंग टॉयलेट एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। आफ्टर यूजिंग टॉयलेट ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम जो है ये बिफोर के बजाय आफ्टर लिखेंगे, क्योंकि टॉयलेट में जाने के बाद हाथों को धोना जो है वो एक हिफाजती कदम है। कि फूड कवर्ड टू प्रोटेक्ट इट्स फ्राम फ्लाइज। तो खुराक को ढांप कर रखना चाहिए ताकि उस पर मक्खियाँ और दूसरे जो जरासीम उठाए फिरने वाले जो शरात हैं वो उस पर उन पर न दाखिल हो सकें। इस तरह से हम खुराक को महफूज कर सकते हैं। वो राइट एंड डिटेल नॉट यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइट एंड राइट अ डिटेल, डिटेल एंड नहीं है, एंड नॉट ऑन यूज़फुल नोट ऑन डिटेल नोट है। राइट ए डिटेल्ड नोट NOTE ऑन यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी ज़िंदगी के लिए मुफीद है उन पर नोट लिखना है। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए मुफीद हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। साइंस क्लास 4 एक्सप्लेन हाउ प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो ये बताएं कि जो है वो यानी वज़ाहिद करें कि पौधे जो हैं वो जानवरों से कैसे मुख्तलिफ हैं। नंबर 1, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्राम वन प्लेस टू
one placed from place to place. Plants do not move from place to place. पौधे एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते हैं. while animals can do, जबकि जानवर ऐसे कर सकते हैं. Plants make their own food while animals do not make their own food. पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं जबकि जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं. तो ये फ़र्क है पौधों और जानवरों में. हाउ डू यू क्लासीफाई एनिमल्स इन टू ग्रुप्स. तो आप जानवरों को कैसे दो ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे. राइट देयर नेम्स एंड फीचर्स. तो एनिमल्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप्स. एनिमल्स को दो ग्रुप में तकसीम किया जा सकता है. नंबर 1 वर्टिब्रेट्स, द एनिमल्स दैट हैव बैकबोन. एंड नंबर 2 द एनिमल दैट डू नॉट हैव बैकबोन. जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी बैकबोन होती है और उनका हड्डियों का स्केलेटन होता है, जबकि जो ऐसे एनिमल जिनकी बैकबोन नहीं होती है उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. तो यहाँ पे जो है वो पहली हेडिंग के साथ दूसरी हेडिंग में इनवर्टिब्रेट्स का इजाफा करना है. व्हाट आर द टू मेन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स. पौधों के दो बड़े ग्रुप कौन से हैं. राइट देयर फीचर्स. पौधों के जो बड़े ग्रुप हैं उनकी खसूसियात देखें. देयर आर टू मेन एंड ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स. पौधों के दो बड़े ग्रुप हैं. नंबर 1 फ्लावरिंग. दीज प्लांट्स हैव फ्लावर्स एज एप्पल, पपिया एट्सेट्रा. तो ऐसे जो पौधे हैं जिन पे फूल लगते हैं, इनमें जैसे सेब का पौधा है और पपिया का है. इसके अलावा बहुत दूसरे भी हैं, आड़ू है, खुबानी है. तो इन सब पे फूल लगते हैं. नॉन फ्लावरिंग. तो दोज डू नॉट हैव फ्लावर्स सच एज फर्न्स एंड कॉनिफर्स. तो फर्न्स और कॉनिफर्स ये जो चीड़ और बिहार के और इनके जो दरख्त होते हैं उन पे फर्न्स हैं और कॉनिफर्स हैं, इन पे फूल नहीं लगते हैं. नेम एनी टू पार्ट्स ऑफ शूट्स. शूट जो है वो उसके रूट ज़मीन के अंदर होते हैं और शूट ज़मीन के ऊपर होते हैं. तो इनके दो हिस्सों के नाम लिखें. दिस शूट्स हैव टू पार्ट्स. नंबर 1 स्टेम एंड नंबर 2 लीव्स. तो जो शूट्स होते हैं उनके दो पार्ट हैं. एक स्टेम है यानी तना है और दूसरा उसके पत्ते होते हैं. ये दो अहम हिस्से हैं जिनका नाम यहाँ पे बयान किए गए हैं. तो एनिमल्स जो है वो पौधों और जानवरों में फ़र्क किया कि पौधे एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं करते जबकि जानवर हरकत करते हैं. उसके अलावा जो एनिमल्स के जो दो ग्रुप हैं, एक वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और दूसरे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है. उसके अलावा पौधों के जो ग्रुप हैं उनमें फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. तो ये इनकी अहम किस्में हैं. इंग्लिश क्लास 4. आफ्टर द स्टॉर्म द गर्ल डिड नॉट सी द बर्ड शी थॉट. यानी तूफ़ान के बाद लड़की को जो परिंदा नज़र नहीं आया तो उसने क्या सोचा. शी थॉट दैट द लिटिल बर्ड वाज हंग्री एंड फ्लॉन अवे टू एनी अदर प्लेस. तो उसने सोचा कि परिंदा जो है वो भूखा हुआ होगा और वो किसी दूसरी जगह पर चला गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 है. बट ऑल द twigs and stars was blown away by last week's storms. Sent the little hummingbird is in a sad voice. Why was the bird sad. तो पीछे जो तूफ़ान आया था उसमें जो स्ट्रॉज थे, जो घोंसले बना रखे थे और जो उन्होंने जो यानी स्ट्रॉज से जो अपनी जगह बनाई हुई थी वो उड़ गई थी. तो हेमिंग बर्ड जो है उसकी आवाज़ सैड थी. तो वो सैड क्यों थी. द लिटिल बर्ड यूजेज द स्ट्रॉ एंड ट्विग्स टू बिल्ड द नेस्ट. तो ट्विग्स और जो छोटी छोटी टहनियाँ और जो तिनके हैं उनको इकट्ठा करके जो वो घोंसला बनाते हैं. तो हमिंग बर्ड भी जो है वो द बर्ड वाज सैड एज एवरीथिंग वाज ब्लोन अवे एंड इट कुड नॉट बिल्ड द नेस्ट. तो जो है वो सारी चीज़ चूँकि उड़ गई थी तूफ़ान की वजह से, तो वो दोबारा अपना घोंसला उसका उड़ गया था, वो नहीं बना सकता था, इसलिए वो सैड था. व्हेन द बर्ड आस्क्ड द बबल गम द गर्ल वाज सरप्राइज एंड शेयर्ड. तो कब जो वो लड़की जब उसने बबल गम मांगी तो लड़की क्यों परेशान हुई. द गर्ल वाज एनाइड व्हेन द बर्ड आस्क्ड फॉर मोर बबल गम ऑन द सेकंड डे. ट्रू और फॉल्स. ये ट्रू और फॉल्स में से जो इसका ट्रू है या फॉल्स है ये सबक के रेफरेंस से दिया गया है. तो वहाँ पे आपने इसको देखना है. व्हाट डिड द बर्ड डू विद द बबल गम. जब बबल गम मांगी परिंदे ने तो उसने उसको क्या करना था, यानी किस मकसद के लिए मांग रहा था. व्हाट डिड द बर्ड डू. उसने बबल गम के साथ परिंदे ने क्या किया. द बर्ड मेड हर नेस्ट विद द हेल्प ऑफ बबल गम. तो परिंदे ने बबल गम के ज़रिए जो है वो अपना घोंसला मजबूत किया. हम जानते हैं कि बबल गम को जो वो अगर चुबा कर उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाए तो वो चिपक जाती है. तो शायद इस मकसद के लिए जो सबक में जो चीज़ हमें बताने की कोशिश की गई है वो ये है कि घोंसले को मजबूत करने के लिए बबल गम का इस्तेमाल किया गया है. तो परिंदा जो है वो उदास था. तो जब तूफ़ान आता है और किसी का घर उजड़ जाता है तो वो यकीनन उदास होता है. तो यही जो नेचर है ये परिंदों हर जानदार में पाई जाती है. इसीलिए जो परिंदा था उसकी आवाज़ उदास थी. अगरचे वो उदास था या नहीं था लेकिन जो फीलिंग्स थी लड़की की वो ये बताती हैं कि वो उदास था और उसकी आवाज़ में ख़ास किस्म की उदासी थी. और उस उदासी की वजह ये थी कि हर चीज़ तूफ़ान ने उड़ा दी थी और अब उसके पास अपना घोंसला बनाने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं बची थी.
इंग्लिश क्लास 3। हाउ डिड मनीर स्टॉप स्टीलिंग थिंग्स, मनीर ने जो चीज़ें चुराना कैसे ख़त्म कर दी। व्हेन मनीर वाज caught for stealing he was punished for this act by the owner of the field, after that he never stole the brinjals again। तो ये सबक के पीछे रेफरेंस में जो है वो मनीर की वाइफ उसके ब्रिंजल लाने के लिए यानी शलजम लाने के लिए कहती है। तो मनीर जो है वो उसने चोरी करना क्यों ख़त्म की, जब मनीर जब वो खेत में से शलजम चोरी कर रहा था तो उसे जो खेत का मालिक है उसने पकड़ लिया था, उसने उसको सज़ा दी थी। और हमने पिछले सबक में पढ़ा है कि उसको जो वो एक जोड़ है उसमें बार बार डुबोया गया था और ये उसको सज़ा दी गई थी। तो इस सज़ा के बाद उसने चोरी करना ख़त्म कर दी, उसने दोबारा चोरी नहीं की है। डू यू थिंक असलम वाज राइट टू पनिश मनीर, व्हाट वुड यू हैव डन। तो आप क्या समझते हैं कि मनीर जो है वो उसने असलम को जो पनिशमेंट दी थी उसको क्या वो सही था, अगर आप होते तो आप क्या करते। असलम वाज राइट टू पनिश मनीर एज स्टेनिंग वाज बैड हैबिट। तो असलम ने जो उसको असलम ने मनीर को जो सज़ा दी थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि चोरी करना बुरी आदत है और चोरी की सज़ा मुकर्रर है, तमाम मज़ाहिब में चोरी की सज़ा है, इसलिए जो उसने किया वो ठीक था। ही स्टोल फ्राम हिज फील्ड दैट्स व्हाई असलम वाज राइट टू पनिश हिम। उसने चूँकि उनके खेत में से चोरी की थी इसलिए वो बिल्कुल सज़ा में दुरुस्त था। वाट डिड ज़ुबैदा लाइक टू डू व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल, जब वो लड़की थी ज़ुबैदा तो वो क्या करना पसंद करती थी। ज़ुबैदा लाइक टू वर्क इन विच शी इज़ इन्वॉल्व मीटिंग ऑर्डनरी पीपल्स एंड लर्निंग देयर प्रॉब्लम। शी लव सोशल वर्क। तो ज़ुबैदा जो है वो लोगों से मिलती थी, उनके साथ लोगों के जो आम लोग हैं उनके मसाइल समझती थी, सोशल वर्क उसे बहुत पसंद था। वट डिड ज़ुबैदा लाइक टू राइट अबाउट, ज़ुबैदा किस चीज़ के मतलब लिखना पसंद करती थी। ज़ुबैदा लाइक टू राइट अबाउट सोशल इशूज़ रिलेटेड टू सोसाइटी, स्पेशली इशू रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड चिल्ड्रन। तो ज़ुबैदा जो है वो हेल्थ, एजुकेशन और चिल्ड्रन के जो मसाइल हैं, बच्चों के जो मसाइल हैं उनकी तालीम के, उनके ऊपर लिखती थी इसलिए ये उसका एक सोशल वर्क था। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें बड़ी अहम हैं और बड़े अखलाकी सबक हैं। एक चोरी करना बहुत बुरी आदत है और चोरी करने की सज़ा मुकर्रर है, जो चोरी करता है उसे सज़ा मिलती है, तो इसलिए हमें चोरी से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी जो है वो ज़ुबैदा जो है वो उसके काम को अगर देखा जाए तो वो आम लोगों से मिलती थी, आम लोगों से मिलना, उनके मसाइल हल करना और सोशल वर्क करना ये एक अच्छी आदत है और ज़ुबैदा में भी ये अच्छी आदत मौजूद थी। अब ज़ुबैदा लिखती किसे थी, तो अगर हमने कहीं पे हमें लिखने की ज़रूरत पड़े, कुछ ऐसे चीज़ें करने की ज़रूरत पड़े हमें, तो हमें भी चाहिए कि हम जो सोसाइटी के जो माशरे के मसाइल हैं उनके ऊपर जो है वो ज़िक्र करें, उन्होंने लिखें। SST क्लास 4 माशरे में बर्दाश्त क्यों ज़रूरी है, सवाल है। तो इसका जो जवाब है वो माशरे में बर्दाश्त इसलिए ज़रूरी है कि इससे हम माशरे में बहुत से तनाज़ात और लड़ाई झगड़ों से बच सकते हैं और अमन से रह सकते हैं। तो ये सवाल जो आप साथ जो वो जोड़ के लिखे हुए हैं, लेकिन आपने इसको एहतियात से लिखना है। तो माशरे में बर्दाश्त क्यों ज़रूरी है, चूँकि माशरे में अगर आपकी बर्दाश्त नहीं होगी तो फिर माशरती मसाइल जो हैं, तनाज़ात और लड़ाई झगड़े जो हैं वो उनसे हम बच नहीं सकते हैं और अमन से नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए माशरे में बर्दाश्त यानी टॉलरेंस जो है वो ये अंतहाई ज़रूरी अमल है। अमन और तनाज़ात में फ़र्क बयान करें तो अमन से मुराद आपस में इत्फाक़ व इत्तेहाद और सुकून है, जबकि तनाज़ात से मुराद इख्तलाफ, लड़ाई झगड़ा और बदअमनी है। तो ये जो सवाल है अमन और तनाज़ात में फ़र्क, तो अमन में जब लोग पुरसुकून एक दूसरे से इत्फाक़ व इत्तेहाद से रहते हैं तो उसे अमन कहते हैं, और अगर लड़ाई झगड़े हों तो उसे तनाज़ात कहते हैं। वो कौन से काम हैं जो तनाज़ात को टाल सकते हैं, आपस में इत्तेफ़ाक़ी राय रखना, अगर कभी इख्तलाफ़ी राय पैदा हो तो उसे बर्दाश्त करना और मिलजुल कर मामलात को सुलझाना, वो रवैये हैं जिनसे तनाज़ात को रोका जा सकता है। तो तनाज़ात को हम इस तरह से टाल सकते हैं, इत्तेफ़ाक़ राय से और बर्दाश्त के ज़रिए। तनाज़ात पैदा होने की वजह से क्या नुकसानात हो सकते हैं, तनाज़ात बेचैनी का सबब बनते हैं और इसके नतीजे में लड़ाई झगड़ा या कोई बड़ा हादसा रुनमा हो सकता है। तो तनाज़ात से जो है वो ये इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, यानी बेचैनी पैदा होती है, झगड़ा पैदा होता है, कोई हादसा हो सकता है। तो यहाँ पर बड़े अहम अखलाकी सबक हैं कि माशरे में बर्दाश्त हमें होनी चाहिए। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, इख्तलाफ़ी राय को बर्दाश्त करें, लड़ाई झगड़ा अगर पैदा हो तो उसको हल करने की कोशिश करें, तनाज़ात को टालने की कोशिश करें, आपस में इत्तेफ़ाक़ी राय रखें। अगर इख्तलाफ़ी राय पैदा हो जाए तो भी बर्दाश्त करें और मिलजुल कर आपस में रहें। तो ये जो रवैये हैं, इस तरह के रवैये जो है वो तनाज़ात को रोका जा सकता है। तनाज़ात किसी भी माशरे के लिए कभी भी मुफीद साबित नहीं होते हैं, बल्कि अमन और सुकून और आपस में जो इत्तेफ़ाक़ व इत्तेहाद है ये किसी भी माशरे को जन्नत का नमूना बना सकता है। तो हमें भी चाहिए कि हम आपस में इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ से और पुरसुकून रहें, ताकि हमारे जो मसाइल हैं वो कम से कम पैदा हों और हम इनसे बच सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर बर्दाश्त मौजूद हो और हमें जो है इत्तेफ़ाक़ी राय मौजूद हो और हमारे आपस में लड़ाई झगड़े और बदअमनी जो है वो उसको
हम टालें जैसे भी टल सकता है, और आपस में जो वो तनाज़ात को सुलझाने की कोशिश करें। तनाज़ात की वजह से कभी भी माशरा जो पुरसुकून नहीं हो सकता, और ना हम कभी माशरे में सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो इसलिए हमें बर्दाश्त से काम लेना चाहिए, इत्तेफाक व इत्तेहाद से। सॉरी। SST क्लास 3 बीज को फूटने और उगने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बीज को फूटने और उगने के लिए हवा, पानी और हरारत की ज़रूरत होती है। जानवर अपना यातायाती चक्कर के दौरान बहुत सी तब्दीलियों से गुजरते हैं। बिल्ली की मिसाल से वजाहत करें तो बिल्ली का बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, उसकी आंखें बंद होती हैं। वो जब बड़े होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं। सूरज हमारे लिए क्यों अहम है? सूरज हमारे लिए इसलिए अहम है कि वो हमें रोशनी और हरारत देता है। ज़मीन की गर्दिश की तारीफ़ करें और मिसाल दें। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है और ये फिरकी की तरह भी घूमती है। मौसम की तब्दीली और दिन और रात का बनना जो है वो इसकी मिसालें हैं। तो यहाँ पे बड़े अहम क्वेश्चन है कि पौधों को जो है वो, अगर आप पौधे उगाते हैं और आप पौधा लगाते हैं तो उसको पलने और बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको मुनासिब हवा में रखें, मुनासिब पानी में रखें, और मुनासिब जो है उसे पानी दें और हरारत का बंदोबस्त करें। यानी वो बिल्कुल साए में भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल धूप में भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हवा का गुजर जो है वो अच्छी तरह से होने चाहिए। तो बिल्ली की जो यातायाती चक्कर है, वो हम जानते हैं कि बिल्ली के बच्चे जब पैदा होते हैं तो छोटे होते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं। और सूरज जो है वो हमारे लिए बड़ा अहम है, क्योंकि सूरज के बगैर, अगर सूरज कायनात से गायब हो जाए तो हमारा सारी कायनात में अंधेरा छा जाएगा, हमें रोशनी नहीं मिलेगी, हमें हरारत नहीं मिलेगी, और इस तरह से दुनिया का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा। तो इसलिए सूरज हमारे लिए अहम है। ये सूरज एक ऐसी शय है, कायनात का ऐसा हिस्सा है कि जिसको हम, अगर हम उसको नज़रअंदाज करें तो हमारी कायनात में कुछ बाकी नहीं बचता है सिवाय अंधेरे और इसके ठंड के। तो अंधेरे और ठंड में फिर जो वो इंसान की ज़िंदगी या जो अशरात हैं उनकी ज़िंदगी या पौधों की ज़िंदगी वो मुमकिन नहीं होती है। तो सूरज हमारे लिए बहुत अहम है। ज़मीन की गर्दिश दो तरह की होती है, एक ही ज़मीन गोल घूमती है और दूसरा ये सूरज के गिर्द घूमती है। जब ये सूरज के गिर्द घूमती है तो इससे हमें दिन और रात मिलते हैं, और जब ये फिरकी की तरह घूमती हुई एक ख़ास जाविया बनाती है ज़मीन के गिर्द, और सूरज से इसका फासला कम या ज़्यादा होता जाता है, और इसका जो जाविया है सूरज की शुआओं की तरफ, वो जब कम ज़्यादा होता है तो उससे मौसम बनते हैं। तो ज़मीन की गर्दिश जो है वो यानी दिन रात का सबब बनती है, और ये मौसम की तब्दीली का भी सबब बनती है। लेकिन ये याद रखें कि सूरज जो है वो उसके गिर्द घूमना और सूरज की रोशनी इसके लिए बड़ी अहम है। सूरज का जो जाविया है वो ज़मीन पर जो शुआएँ उसकी पड़ती हैं, अगर वो जाविया तिरछा हो तो मौसम जो वो गर्म होते हैं, और अगर ज़्यादा तिरछा हो तो मौसम ठंडे हो जाते हैं। साइंस क्लास 3 डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ चिक इनटू एन अडल्ट। चिक छोटे चूज़े को कहते हैं, और बड़े यानी उसका बड़ा होने को अडल्ट कहते हैं। द लेड बाय एग्स इज केप्ट वार्म बाय सिटिंग ऑन इट। इट टेक्स 21 days टू चिक फ्राम एन फ्राम एन एग। तो ये आंसर का एस नीचे आ गया है। ये आंसर का जो है वो क्वेश्चन के बाद आंसर का एस है जो 2 के पीछे लिखा हुआ है, तो इसने आप इसके साथ आपने नहीं लिखना है। एक यानी जो चूज़ा है वो कैसे बड़ा बनता है, तो एक मुर्गी जो है वो अंडे देती है, उसके बाद उनको बैठ के उन्हें को एक ख़ास किस्म की नमी और हरारत देती है, और ये नमी और हरारत दोनों ज़रूरी हैं, और इसको 21 दिन तकरीबन लगते हैं। 21 दिन के बाद जो है वो अंडे से चूज़ा निकल आता है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का अमल जो क्या है इसकी डिफ़ाइन करें और इसकी वजाहत भी करें। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, फीड एंड लाइट। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें पौधे खुराक तैयार करते हैं, और ये सारा अमल होता है पानी और खुराक और रोशनी की मौजूदगी में। द न्यू लीव्स आर बिल्ट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में नए पत्ते बनते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फूड। खुराक का क्या अमल है। फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ, इट रिपेयर्स बॉडी पार्ट्स, it protects against disease, it provides energy for life फंक्शन। तो जो खुराक है ये हमें एनर्जी मुहैया करती है, इससे हमारा जिस्म बढ़ता है, हमारे जिस्म के इससे जो है वो अगर उनमें टूट फूट हो तो उसे मुकम्मल करती है, ये हमें बीमारियों से बचाती है और ये हमें एनर्जी देती है। व्हाट डू टाइगर एंड लायंस एंड कंज्यूम, हाउ डू देयर टीथ प्ले अ पार्ट। तो लायंस एंड टाइगर ईट एंड मीट, वो जो चीते हैं और जो शेर हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं, क्या खाते हैं, तो वो गोश्त खाते हैं, और उनके जो मजबूत दांत हैं दी टीथ आर स्ट्रॉन्ग, उनके
तो दांत मजबूत होते हैं, लॉन्ग एंड शार्प, लंबे और तेज़ होते हैं, दैट हेल्प देम टू गेट ग्रिन एंड ईट टीयर मीट, ये उनको जो गोश्त है उसको चुबाने और उसको यानी चीरने, फाड़ने और उसको काटने में मदद देते हैं। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन थे। इसमें याद रखें कि आंसर का एस जो है वो तमाम क्वेश्चन में एस सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अगेंस्ट के साथ एस है तो इसको आपने, ये आंसर का एस है, इसको अगेंस्ट डिजीज़ यहाँ से अलग करके लिखना है और इसको साथ जोड़ के नहीं लिखना है। तो हमें जहन में होना चाहिए कि जो पौधे हैं वो अपनी खुराक जब तैयार करते हैं, इन पौधे से नया पौधा बनता है या नए पत्ते जो बनते हैं, उस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। साइंस क्लास 2, व्हाट डू प्लांट्स प्रोवाइड अस फॉर ब्रीदिंग, तो हम जो सांस लेते हैं उसके लिए पौधे हमें क्या मुहैया करते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, तो पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ अंडर द ग्राउंड, पौधे का कौन सा हिस्सा ज़मीन के नीचे होता है। द रूट्स आर द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ अंडर द ग्राउंड, जड़ें जो वो ऐसे पौधे का हिस्सा है जो ज़मीन के नीचे होता है। बिसाइड वाटर, सॉइल एंड एयर, व्हाट एल्स डज प्लांट्स नीड्स टू ग्रो, तो ज़मीन के अलावा, हवा और पानी के अलावा जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत होती है पौधों को बढ़ने के लिए। द प्लांट्स नीड लाइट आल्सो टू ग्रो एक्सेप्ट वाटर, सॉइल एंड एयर, अगर यानी पौधों को बढ़ने के लिए पानी और ज़रखेज़ी और हवा के अलावा रोशनी की भी ज़रूरत होती है। वेयर डू वी गेट हीट है, ये हियर नहीं है, हीट एंड लाइट फ्राम, हमें हीट और लाइट कहाँ से हासिल होती है। वी गेट हीट एंड लाइट फ्राम द सन, तो हमें जो हीट है यानी हरारत है और जो रोशनी है वो सूरज से हासिल होती है। तो यहाँ पे जो आखिरी क्वेश्चन है इसमें फिर सूरज की अहमियत को बताया गया है कि सूरज हमारे लिए बहुत अहम है, ये हमें रोशनी भी मुहैया करता है और हमें हरारत भी मुहैया करता है। तो किसी भी जानदार को ज़िंदा रहने के लिए रोशनी और हरारत दोनों की ज़रूरत होती है। ख़ासतौर पर पौधों को जो है वो अपनी खुराक तैयार करने के लिए पानी के अलावा और ज़रखेज़ी के अलावा, हवा के अलावा यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा उनको मज़ीद जो है वो रोशनी की भी ज़रूरत होती है। अगर रोशनी ना हो तो पौधे मुरझा जाते हैं और उनमें खुराक बनने का अमल बंद हो जाता है। और अगर पौधों में खुराक बनने का अमल बंद हो जाए तो हमारे लिए खुराक के मसाइल पैदा होते हैं। उसके अलावा जो रूट और शूट दो टर्म इस्तेमाल होती हैं किसी भी पौधे के लिए। तो शूट जो है वो पौधे का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो ज़मीन के बाहर वाले हिस्से को शूट सिस्टम कहते हैं, जबकि ज़मीन के अंदर वाला जो हमें रूट सिस्टम कहते हैं। और रूट्स जो है वो हमारे लिए वो भी खुराक को ज़ख़ीरा करती है। हम जानते हैं कि हमें जो आलू है वो हमें शलजम है और इसके अलावा मूली है, गाजर है, इस तरह के जो वो हमें जितनी खुराक मिलती है वो रूट्स के ज़रिए मिलती है। वो रूट्स में खुराक स्टोर होती है जिसको हम फिर ज़मीन से निकाल कर अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो पौधों का जो सबसे अहम काम है वो है हमें ऑक्सीजन मुहैया करना। तो प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, यानी अब सांस लेना जिस तरह इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है और उसके बगैर इंसानी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, इसी तरह पौधों का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि पौधे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो हमें जो है वो दम घुटने लगता है और फिर सांस लेना मुमकिन नहीं होता। इंग्लिश क्लास 2, विच केमिकल विच एनिमल डिड ही मीट, उसे कौन सा जानवर मिला। ही मेट मंकी इन द विजिट ऑफ मरी, जब वो मरी विजिट के लिए गए तो उन्हें रास्ते में जो है वो बंदर मिले। नेम वन थिंग्स वी कैन डू टू केयर फॉर पीपल, एक चीज़ बताएं जो हम लोगों का ख्याल रखने के लिए कर सकते हैं। तो वी कैन केयर फॉर पीपल बाय शेयरिंग द फूड दैट वी ईट विद अदर्स, तो अगर हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं उसे दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को वो खुराक दें, तो इस तरह से हम जो है वो लोगों की केयर कर सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड होम टू शेयर हिज मील, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दावत दी अपने जो खाना है उसको, यानी खाना अपने साथ खाना खाने की किसको दावत दी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड फ्रेंड्स एंड नेबर्स टू शेयर हिज मील, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने जो ग़ज़ा थी, जो खुराक थी, उसको इस्तेमाल करने के लिए और उसको यानी वो शेयर करते थे अपने पड़ोसियों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी। इसके और व्हाट डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डू व्हेन ही लाइक्ड द फूड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी खुराक को पसंद करते थे तो वो क्या करते थे। व्हेन ही लाइक द इट वुड बी ईटन, तो उसे खा लेते थे। बट वी डू नॉट लाइक इट वुड नॉट बी ईटन, तो उसे यानी खाते नहीं थे। लेकिन ये याद रखें कि जो चीज़ आपको ग़ज़ा पसंद नहीं है उसमें नुक्स नहीं निकालना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसे ना खाएं, लेकिन ग़ज़ा में या किसी खुराक में नुक्स निकालना जो है ये अंतहाई बुरी बात है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनकी सुन्नत है दूसरों को
के साथ अपने खुराक को शेयर करना, अपने खाने को शेयर करना, और अपना जो खाना है उसको दोस्तों और पड़ोसियों में शेयर करना। और हम जानते हैं कि पड़ोसी के बहुत से हुकूक हैं, पड़ोसियों के साथ हमें जो सालन या जो चीज़ पकाएं हमें पड़ोसियों के साथ लाजमी खाना शेयर करना चाहिए। हम लोगों की कैसे जो है वो देखभाल कर सकते हैं, कैसे उनकी केयर कर सकते हैं, तो हम सबसे जो बेहतरीन केयर है वो ये है कि हम जो खाना खाते हैं उसे दूसरों को भी खिलाएं और दूसरों के साथ उसको शेयर करें, उसका अपना हिस्सा जो है वो उसको दें। तो ये जो मरी में जो है वो बंदर मिलते हैं उसको जब वो विज़िट के लिए जाता है। तो ये जो चंद अहम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो अखलाकी सबक हैं और जो बहुत अहम सबक हैं वो ये है कि हमें जो खुराक हमें अल्लाह ताला ने जो हमें खाना और खुराक दी है वो हमें दूसरों को भी देनी चाहिए और दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे नबी हैं उनकी सुन्नत भी है, और वो अपना खाना जो है वो अपने दोस्तों और पड़ोसियों में शेयर करते थे। और इसके अलावा जब हमें कोई खुराक पसंद होती है या कोई खाना हमें पसंद है तो हमें उसको खाना चाहिए, और अगर हमें पसंद हो तो उसमें नुक्स नहीं निकालने चाहिए। इंग्लिश क्लास 1 ऑब्जर्व ए कार, हाउ डज इट मूव एंड हु ड्राइव इट। इट वाज टॉय कार एंड इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ द सेल, नो वन ड्राइव इट। डू यू हैव अ टॉय कार? Yes, I have a toy car. How different is it from the actual car? It is toy and it is quite different from actual car, are in movement and working. What did Fatima फातिमा है फातमी लिखा हुआ है टू फाइंड आउट। फातिमा है टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरोप्लेन। उसके बाद फाइंड मिलना या ढूंढना है। केज पिंजरा, विलेज गांव, सैड उदास, ओपन खोलना, फ्री आज़ाद। सम मैन फाइंड जूबी। ये ट्रांसलेशन है जो क्लास 1 के बच्चों ने लिखनी है और इसका ट्रांसलेशन वो करनी है, इनके वर्ड मीनिंग भी देखने हैं ताकि आपको समझ आ सके। चूँकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है तो बेहतर ये है कि हम इसको समझ कर करें, और ये हमें उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक हम इसको उर्दू और अपनी पहाड़ी ज़बान में समझ नहीं लेंगे। तो दे पुट हिम इन द केज, इन अ केज, जो भी लुक्स वेरी सैड। कुछ आदमियों को जो भी मिला उन्होंने इसे पिंजरे में बंद कर दिया, जो भी उदास दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे बड़ी अहम बात यह है कि अगर आप किसी को ना आज़ादी किसी की छीन ली जाए तो वो उदास हो जाता है, जैसा कि जूबी की आज़ादी जब छीन ली गई तो वो बहुत उदास हो गया था और वो बहुत परेशान था। ठीक है, तो ये इस सबक में जो एक्चुअल कार है वो टॉय कार है। टॉय कार का जिक्र किया गया, टॉय खिलौना कार होती है। तो यहाँ पूछा गया कि जो टॉय कार है, जो कार है, उसको ऑब्जर्व करें और बताएं कि उसको कौन चला रहा है। तो वो चूँकि एक खिलौना कार थी और ये इसमें सेल डाल के उसको ड्राइव किया जाता है, उसे कोई ड्राइव नहीं करता है। तो क्या आपके पास भी कोई खिलौना है? तो यस, आई हैव टॉय कार, हाँ मेरे पास खिलौना कार है। और टॉय कार और एक्चुअल कार में क्या फ़र्क है? तो इट इज़ टॉय कार क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल कार इन मूवमेंट्स एंड वर्किंग। जो कार असल कार है वो और जो खिलौना कार है उसकी मूवमेंट और वर्किंग में बहुत फ़र्क होता है। चूँकि जो टॉय कार है वो सेल से चलती है, जबकि जो एक्चुअल कार है उसमें फ्यूल डलता है, उसमें पेट्रोल डलता है, गैस डलती है, या उसमें डीजल जो है वो उसके साथ मूवमेंट करती है। तो ये फ़र्क है उन दोनों में। जो टॉय कार है वो खिलौना कार जो है वो सेल की मदद से चलती है, जबकि जो असल कार है उसको चलने के लिए, उसको काम करने के लिए फिर उसको ड्राइव करने वाले की भी ज़रूरत होती है। तो फातिमा को जो है वो क्या फाइंड आउट, यानी क्या ढूंढना पड़ा? फातिमा हैड टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट एरोप्लेन। फातिमा को जो है वो हवाई जहाज़ के मतलब कुछ इंफॉर्मेशन लेनी पड़ी। साथ में कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमने मीनिंग लिखने हैं। SST क्लास 2, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत का नाम क्या है? ये सवाल है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है। और देहात और शहर का रकबे में क्या फ़र्क है ये आपने चेक कर लेना, चूँकि क्लासेस का जो ऊपर टैग लगा हुआ है वो दुरुस्त नहीं है। अगर क्लास 1 है तो उसके बाद SST क्लास 1 की होनी चाहिए, लेकिन क्लास 2 की है। तो ये आपने किताब से कंसल्ट करके वहाँ से क्वेश्चन आंसर देख लेने हैं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? ये सवाल है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद में है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो पहला दारुल खिलाफा ये दारुल हुकूमत था वो कराची में था, और जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान के दौर में इसको इस्लामाबाद में मुंतकिल किया गया था, और उसके बाद फिर हमारा जो दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद है। देहात और शहर के रकबे में क्या फ़र्क होता है? तो देहात के मुकाबले में शहर का रकबा ज़्यादा होता है। रकबा यानी वो ज़मीनी एरिया होता है जिस पे कोई शहर या देहात आबाद होता है। तो देहात जो है वो उनका रकबा हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, इसमें घर दूर दूर बने हुए होते हैं, और जो शहर है वहाँ पे घर करीब बने होते हैं। और जो देहात है, देहात के मुकाबले में शहर का रकबा जो है वो ज़्यादा होता है, यानी शहर में
देहात की ज़मीनी रकबा तो ज़्यादा होता है, लेकिन शहर में जो रकबा होता है, जो घरों का होता है, वो यानी घर ज़्यादा क्रॉस करके ज़्यादा लोग उसमें आबाद होते हैं, तो देहात के मुकाबले में शहर का रकबा ज़्यादा होता है। देहात के लोग आमतौर पर क्या करते हैं, तो देहात के लोग आमतौर पर खेती बाड़ी करते हैं। देहात के लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जबकि शहर में मुख्तलिफ़ किस्म के पेशे मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलतें मौजूद होती हैं, उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। शहरों में रवानी के लिए क्या किया जाता है, तो शहरों में रवानी के लिए चौड़ी सड़कें और पुल तामीर किए जाते हैं। इसका जवाब है ये कि शहर में रवानी के लिए, नहीं चलने के लिए, चूँकि आबादियाँ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, तो फिर उनको अगर चौड़ी सड़कें जो है वो ना बनाई जाएँ और पुल तामीर ना किए जाएँ, तो फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने में काफ़ी मसाइल पेश आ सकते हैं। तो ये बड़ी अहम मालूमात हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत क्लास 2 के बच्चों के लिए, क्लास 1 के बच्चों के लिए, छोटी क्लास के बच्चों के लिए ये बड़ी अहम मालूमात हैं कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम क्या है। तो हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद है। उसके अलावा देहात और शहर में क्या फ़र्क होता है, तो देहात में जो है वो सादा ज़िंदगी होती है और यहाँ के रहने वाले लोग जो है वो दूर दूर उनके घर होते हैं, और शहर का रकबा जो है वो ज़्यादा होता है, शहर में ज़्यादा लोग जो है वो ज़्यादा घर होते हैं। उसके अलावा देहात के लोग क्या करते हैं, तो खेती बाड़ी करते हैं। SST क्लास 1 है, सबसे अच्छे आते हैं कौन सी हैं, तो ये SST क्लास 1 है, तो वो यकीनन SST क्लास 2 का होगा। ये आपस में थोड़ा मिक्सअप हो गया है, लेकिन आपने इनको ऊपर क्लास के टैग के हिसाब से बच्चों ने जो ये सवाल जवाब है उनको देखना है। सबसे अच्छी आदत कौन सी है, तो सच बोलना और बड़ों का एहतराम करना सबसे अच्छी आदत है। इंसान के हिस्सी अज़ा कौन से हैं, इंसान के हिस्सी अज़ा कान, आँख, नाक, ज़ुबान और जिल्द हैं। कौन सा उज़्व हमें चलने में मदद देता है, पाँव वो उज़्व है जो हमें चलने में मदद देता है। हाथ हमारे किस काम आते हैं, हाथ हमें पकड़ने, खाने पीने और छूने में हमें मदद देते हैं। तो ये चंद जो है वो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, और ये छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक और बड़ों में इसकी तरबियत और इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इन आदात का होना ज़रूरी है। अगर ये आदात मौजूद नहीं है, तो फिर आप ना अच्छे शहरी बन सकते हैं और ना आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इनमें जो सबसे अहम जो है वो है सच बोलना। सच बोलना एक ऐसी आदत है कि अगर हम इसे अपना लें, तो हम ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान और एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। सच बोलना जो है वो, यानी आप यूँ कह लें कि तमाम बुराइयों से हमें सच बोलना हमें बचाता है। उसके अलावा बड़ों का एहतराम करना, चूँकि बड़ों का, छोटों पे शफ़क़त करना और बड़ों पे जो हदीस मुबारक है कि छोटों पे शफ़क़त और बड़ों का अदब करो, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि बड़ों का एहतराम किया जाए और छोटों पर शफ़क़त की जाए। तो यहाँ पे दो जो बड़ी अहम यानी बेहतरीन और ख़ूबसूरत किस्म की आदत का जिक्र किया गया है, उनमें सच बोलना है और बड़ों का एहतराम करना है। तो हमें भी चाहिए कि हम इन आदत को अपनाएं और हम हमेशा सच बोलें और बड़ों का एहतराम करें। हिस्सी अज़ा कौन से हैं, तो वो अज़ा जिनके ज़रिए हम महसूस करते हैं उन्हें हिस्सी अज़ा कहते हैं। जिनके हम किसी चीज़ को यानी महसूस कर सकते हैं उन्हें हिस्सी अज़ा कहते हैं। और इंसान के जो बड़े हिस्सी अज़ा हैं उनमें सबसे पहला जो कान है, कान वो उज़्व है जिसके ज़रिए हम सुन सकते हैं, हम आवाज़ों को सुन सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो उज़्व है वो आँख है, तो आँख के ज़रिए हम देखते हैं, आँखों के ज़रिए हमें नज़र आता है। नाक भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसके ज़रिए हम महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और हमें यानी बू जो है वो, उसको बू और खुशबू में फ़र्क महसूस होता है। और ज़ुबान, इसके जायका हमें महसूस होता है। ज़ुबान बड़ा अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, इसी के ज़रिए हमें जो वो जायका महसूस होता है, और हमें मुख्तलिफ़ जायके जो हैं उनमें फ़र्क जो है वो ज़ुबान के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे मुख्तलिफ़ जो टेस्ट बड्स होते हैं उनके ज़रिए यानी जायके की जो होती है वो होती है, उनसे हमें जायका महसूस होता है। साइंस क्लास 2 है, वेयर डू पाइन ट्रीज़ ग्रो। पाइन ट्रीज़ ग्रो यानी पाइन ट्रीज़ जो है वो कहाँ पे होते हैं, पाए जाते हैं। दी पाइन ट्रीज़ ग्रोज इन द फॉरेस्ट एंड हिली एरिया ऑफ द कंट्री। तो पाइन जो चीड़ के दरख्त हैं, लंबे जो दरख्त होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो लंबे दरख्त जो हैं वो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स टेक सीड फ्रूट्स स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट एज देयर फूड। तो जानवरों का कौन सा जो ग्रोह है वो बीज भी खाता है, फल भी खाता है, छोटे छोटे जानवरों को भी खाता है, और कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है। दी बर्ड्स विच फीदर्स टेक सीड फ्रूट एंड इंसेक्ट्स एज देयर फूड। तो जो
परिंदे जो हैं वो बीज को और खुराक को और इसके अलावा जो अशरात और अज़ हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको जो बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ ऑल एनिमल्स विच आर केप्ट एट होम फॉर जॉय। जो कॉमन नेम है वो कौन सा दिया जाता है जो घरों में हम परिंदे जो हम जानवर रखते हैं उनको, यानी उनसे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो कैट, डॉग्स, पिजन, पेरट्स आर कॉमन एनिमल्स एंड बर्ड्स विच आर केप्ट एट होम फॉर जॉय। तो ये जो परिंदे हैं हम इनसे यानी खुशी हासिल करने के लिए हम इन्हें कैट, डॉग और इनको जो है वो परिंदे हैं जिनको हम घरों में अपने लिए रखते हैं और इनसे हम जो वो यानी अच्छी फीलिंग महसूस करते हैं। कैन यू नेम एनी वन एनिमल विच लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो किसी एक जानवर का नाम बताओ जो पानी के साथ साथ खुश्की पर भी रहता है। द फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस, स्नेक कैन लिव इन बोथ वाटर एंड लैंड। तो फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉर्टॉइस और स्नेक ये ऐसे जानवर हैं जो खुश्की और जो पानी है दोनों में रह सकते हैं। तो यहाँ पे अहम मालूमात हैं छोटे बच्चों के लिए कि जो पाइन ट्रीज़ हैं, यानी जो दरख्त होते हैं, ये लंबे चीड़ के दरख्त हैं और केल के दरख्त हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पहाड़ों की बुलंदियों पर पाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो एनिमल्स, कौन सा एनिमल है जो फ्रूट्स और छोटे अशातराज को भी खा जाता है। तो परिंदे, पैरों वाले जो परिंदे हैं वो इन तमाम चीज़ों को बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा कॉमन जो एनिमल्स हैं उनके नाम कौन से हैं जो हम घरों में रखते हैं। तो ये जो सेकंड वीक जो है उसका क्लास वर्क होमवर्क था। यहाँ पे जो है वो तफसील के साथ एक तरतीब के साथ आपको सारा होमवर्क और क्लास वर्क दिया गया है। यहाँ पे जो चीज़ यानी जब स्लाइड चल रही थी तो जो चीज़ महसूस हुई है वो ये है कि क्लास वाइज काम की तरतीब नहीं है, बल्कि इसमें काम जो है वो आगे पीछे यानी दरमियान में मिक्स हो गया है। क्लास 1 की स्लाइड आती है तो फिर क्लास 2 की स्लाइड आ जाती है। इसलिए आपने एहतियात के साथ देख के जो क्लास लिखी हुई है उसके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको आपने हल करना है और उन्हीं के मुताबिक आपने अपना क्लास वर्क और होमवर्क करना है। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप अपनी किताबों को कंसल्ट कर लें। जो किताबें जो आप जो सबक हैं उनको पढ़ लें, उनको अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद आप कंप्रीहेंशन की तरफ जाएं ताकि आपके सवालात जो हैं वो अपने सबक के मुतल्लिक़ा हों और उनसे मुतल्लिक़ा ही रहें और वो आपस में जो है वो मिक्स अप ना हो जाए। इस तरह ना हो कि आप क्वेश्चन जो है वो कोई और हो और किसी और का क्लास का बच्चा जो है वो उन क्वेश्चन आंसर को लिख ले। इसके अलावा जो बड़ी अहम ज़रूरी है वो है कि टीचर जो है वो उनसे गाइडलाइन लें। टीचर्स को अपने क्वेश्चन आंसर जो वो उन्हें उनसे उनकी रहनुमाई में ये काम करें और अपने वालिदैन की और कोई जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनकी रहनुमाई लाजमी हासिल करें। उसके बगैर अगर आप काम करेंगे तो फिर आपके काम में एक तरतीब नहीं रहेगी। और इन तमाम सवालों को आपने मेहनत से, लगन से और अच्छे अंदाज में करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेहनत जो है वो कामयाबी की तरफ इंसान को ले जाती है। अगर आपने कामयाब इंसान बनना है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको जो वो इन सारे काम को तवज्जो के साथ अच्छे अंदाज में करना है। चूँकि किसी भी जो तालिब इल्म होता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो काम को एहतियात से करे। जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको, जो सबक है, जो टीचर के हिदायत हैं उन पे अमल करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो एक अच्छा जो है वो कामयाब तालिब इल्म नहीं बन सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन तमाम कामों को अच्छे अंदाज में और मेहनत के साथ करें। मेहनत कामयाबी की ज़ामन है। मेहनत वो सीढ़ी है जिस पे चढ़ के आप कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच सकते हैं। इसके बगैर आपकी कामयाबी मुमकिन नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि अपने सारे काम को इंतहाई एहतियात के साथ और अच्छे अंदाज में करें। अगर आप इसे अच्छे अंदाज में करेंगे तभी जाकर आप एक अच्छे तालिब इल्म भी होंगे और आपको ज़िंदगी में कामयाबी भी हासिल होगी। तो यहाँ पे जो सबक है वो ये है कि आप काम को मेहनत से करें, टीचर का अदब करें, टीचर के हिदायत का ख्याल रखें, जो टीचर बताते हैं उसको उस पर लाजमी अमल करें।